अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? अगर आप पेट्रोल की लाइन में नहीं लगे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आज के जियो पाकिस्तान में, तो खुशामदीद। वेलकम एंड क्या कहूँगी मैं, बिल्कुल आपने ये बड़ी दर्द भरी कहानी। रोज़ या तो हम किसी गैस के बहरान पे रो रहे होते हैं या फिर कोई महंगाई तो ऑब्वियसली एक चल ही रही है। आज तो लगता है पेट्रोल पंप्स भी सारे बंद हो जाएंगे। मतलब इट्स नॉट अ वेरी हैपनिंग मॉर्निंग, आई वुड से। अच्छा, बहुत से मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जो खुले हैं उन पे इस केओस की वजह से कतारें हैं कि सुबह वो जो मैं लाइनें देख रही थी ना, आई वाज लाइक इधर क्या हुआ। फिर एकदम से याद आया तो ये सिचुएशन हो चुकी है। तो अ लॉट ऑफ द पीपल, उनका पूरा टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है पेट्रोल पंप की लाइन में। यू नो, एक बहरानी कैफियत होती है, फिर अफरा तफरी का आलम होता है ना। दो चार पेट्रोल पंप्स जो खुले हुए हैं उन पर भी मीलों लंबी कतारें हैं। और बाय द वे, अर्ली मॉर्निंग ना, सुबह 6:30-7 बजे से पहले या उसके अराउंड गैस आ रही होती थी। और मैंने विटनेस किया कि गैस आ रही होती थी, लेकिन आज तो वो भी नहीं थी। सो अगर 24 घंटों में से 13 घंटे सारा दिन जब आपको गैस की ज़रूरत होती है, गैस नहीं आएगी तो क्या करेंगे? यू नो, आई एम एक्चुअली नाउ लुकिंग फॉर अ छोटा सिलेंडर चूल्हा फॉर माई होम, which is very dangerous. मुझे ऐसा लगता है डेंजरस है, ऑल्दो काफ़ी लोगों ने रखा। इनफैक्ट मेरी अम्मी ने भी घर में एक रखा हुआ है इसी वजह से। बट यस, बिल्कुल। और पहले तो कुछ दिनों से थोड़ी गैस आ रही थी, कुछ ना कुछ तो घर में पक ही जाता था। कल आई वॉज बिजी, आई वॉज नॉट एट होम ड्यूरिंग द डे टाइम, तो मुझे इवनिंग में कुछ पकाना, मुझे जैसे लिटरली चावल तो उबालने पड़े थे यहाँ। ऑल्दो अगर आपका कोई खाना घर में पड़ा भी हो, देयर वॉज नॉट इवन, जिसको कहते हैं ना कि एक शोला भी नहीं जला सकती थी मैं। देयर वॉज नो वे। बिल्कुल ही खामोश चूल्हा जिसको कहते हैं ना, वो पड़ा हुआ वो था। चल रहा है, गीजर का पायलट भी नहीं ऑन हो रहा। वो तो खैर बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाए। वो तो काफी दिनों से हम एक्चुअली ये बात कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है और पेट्रोल का नया बहरान है। अभी इसके बारे में हम इत्तलात हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये बहरान जल्दी टल जाए। अदरवाइज हम लिटरली बहरानों के भंवर में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि ज़िंदगी में सुकून का सांस लेने की गुंजाइश या वो लम्हा तलाश ही करते रहते हैं कि अब शायद कोई रिलीफ मिले और तब शायद कोई रिलीफ मिले। छुट्टी करने आप नहीं जा सकते बच्चों को लेके, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। मुल्क के अंदर भी मुहाल है, मुल्क के बाहर तो इम्पॉसिबल हो चुका है ना। जो डॉलर का रेट है वो तो आप तस्वुर ही नहीं कर सकते। कि कभी 3-4-5 सालों में अगर कोई शख्स बच्चों को लेके कहीं जाने का सोचता था तो अब वो नहीं सोच रहा। अच्छा, माना कि स्टार्ट तो हम पेट्रोल से हुए थे, लेकिन और जिंदगी के बड़े और गम जो हैं वो सुबह निकल आए हैं। टफ फॉर एवरीबॉडी एंड ईच पाकिस्तानी, एंड वी विल टॉक अबाउट इट ऑल। खास तौर पे पेट्रोल की हम लेटर इन द शो बात भी करेंगे। हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स लाहौर से भी बात करेंगे। इधर भी हमारे टीममेट कह रहे हैं कि बाहर तो बहुत दूर की बात है और सवात और नारान कागान तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे लोग सिनेमा जैसी एंटरटेनमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में तो हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। हम शुरू करते हैं विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरी के बाद एक बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो ये ट्रिब्यूट भी आज जियो पाकिस्तान में शामिल होगा। लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ गोल्स। किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अमूमन एक गोल एक आम आदमी की लाइफ में होता है कि एक उसकी अपनी सवारी हो और एक उसकी अपनी छत हो, घर हो। एक घर हो। और अगर कोई नागहानी आफत आ जाए, कोई उफ्ताद आ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए और उससे उसकी छत छिन जाए तो लिटरली इंसान की ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और वो और उसके बच्चे रुल जाते हैं। कानून पर अमल दरामद कराना सर आँखों पर, और अहम अदलिया और अहम अदालती फ़ैसले भी हमारी सर आँखों पर। लेकिन एक ह्यूमन एंगल ऑफ द स्टोरी, कल रात हम शाहज़ेब खानज़ादा के शो में अली साहब हैं जो कि साबिक रिहायशी हैं अब नस्ला टावर के, उनकी कहानी सुन रहे थे तो मेरी तो आँखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ताला ऐसा किसी के साथ भी ना करे। एक्चुअली कितनी बार हमने, कितनी अरसे तक हम ये नस्ला टावर्स की बात करते भी रहे हैं और उसके बाद आपको फुटेज भी दिखाते हैं किस तरह लोग जल्दी में अपने घरों से निकल रहे हैं और जो चीज़ें निकाल सकते हैं ऑब्वियसली हर चीज़ ही निकाल लें, क्योंकि वो टावर तो अब गिरना स्टार्ट, बल्कि गिराना स्टार्ट कर भी बड़ी तेजी से काम जारी है। व्हाट डिड ही एग्जैक्टली से? हाँ, वो सुन लें कि उनके वर्ड्स क्या थे। और हम भी इन 44 ख़ानदानों की तरफ से जो अली साहब का कहना था कि आज तो हमारी कब्रें बन गई हैं। ये 44 ख़ानदान, इंसान ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाता है किसी भी घर में और लिटरली लोगों का क्या कसूर था? इनके साथ फ्रॉड हुआ मुबैना तौर पर, इनफैक्ट फ्रॉड हुआ इनके साथ मुबैना तौर पर क्या? और सर्टनली कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून बाला दस्त है। चीफ जस्टिस साहब का फैसला सर आंखों पर।
लेकिन साथ ही साथ जिस तरह अली साहब गुजारिश कर रहे हैं कि जितनी अर्जेंसी में और जितने भरपूर अंदाज में आपने इसको गिराने के फैसले पर अमल दरामद करवाया है और कमिश्नर कराची को ये भी कहा कि आप यहाँ से जेल जा सकते हैं, तो सर इन 44 लोगों के तवस्सुत से और इनके साथ हम आवाज़ मिला के आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि इनको पैसे लौटाने का इंतज़ाम भी उसी अर्जेंसी में किया जाए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि जितनी बात हुई है कि ऑब्वियसली ये इंक्रोच्ड लैंड है, ये बिल्कुल ही अनलॉफुली बनाया गया टावर, मतलब सारी चीज़ें समझ आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उतनी ही सख्ती से, उतनी ही अर्जेंसी से ये तो करें। और बेशक वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, हुएवर इज़ कैन हेल्प इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये चाहिए कि कोर्ट्स को ज़रा ज़्यादा इस पर भी बात करनी चाहिए। इनफैक्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल शुड ऑलवेज बी प्राइमरी। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि इनके पैसे लौटाएं और बाकी चीज़ें बाद में, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड हैव बीन। लेकिन अब तो चीज़ें हमारे सामने हैं। So, हम यही गुजारिश करेंगे कि खुदारा किसी को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएं, किसी को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराएं ना, क्योंकि ये बात बहुत जल्दी मुकमुका हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये बात उठेगी भी नहीं। जमा पूंजी लुट गई, उसमें किसी कुछ कोई तो आंसरेबल हो इनको। और प्लीज़ सर, जिसकी भी आपने जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की प्राइमरी लगाई है, आपने डीलर की लगाई है, बिल्डर की लगाई है, सर प्लीज़ उनसे कहें, उसी अर्जेंसी से कहें कि अगर इनके पैसे 15 दिन में नहीं लौटाए गए तो जेल जाएंगे। जितनी अर्जेंसी इसको गिराने के लिए दिखाई जा रही है, इन 44 खानदानों की रिहैबिलिटेशन के लिए, अच्छा ये वो उससे ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने की हम अपनी तरफ से लिटरली ये हमारी टीम की तरफ से, बिकॉज वी टॉक अबाउट इट और इतना देर से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो लिहाजा वी वांटेड टू मेक दिस प्ली ऑन एयर दिस मॉर्निंग। लेकिन जिसको कहते हैं ना और भी बड़े गम हैं, तो ज़रा आगे भी हमें जाना चाहिए, बिकॉज इस वक्त जो पेट्रोल के हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, बल्कि हम आपको उसकी एक अपडेट भी देंगे लाइव, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात भी करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि आवाम अभी गैस बहरान से परेशान हैं और बिल्कुल ही टोटल एक्सपीरियंस उसका कर रहे हैं, और ऊपर से पेट्रोल बहरान की नई मुसीबत गले पड़ती नजर आ रही है। और पाकिस्तान पेट्रोलियम पड़ गई है बल्कि एग्जैक्टली पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है, और पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कल से मुल्क भर में गैर यकीनी सूरत हाल है। इस बात पे बिल्कुल जिस तरह हम आए हैं सुबह और ये कहा जा रहा है कि कुछ पेट्रोल स्टेशन खुले हैं, कुछ कंपनीज ने अपने पेट्रोल स्टेशन खोले हुए हैं, कुछ ने नहीं खोले हुए। ये रात के मनाजिर हम आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स जो हैं उन पर लंबी कतारें लगी रही हैं। बेशतर पेट्रोल पंप से अभी की ताज़ा सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली इमरान, लाहौर से हमें सूरत हाल बताएंगे अमीन हफीज। हम चलते हैं सबसे पहले कराची, और अली इमरान आप बताइए, बास कंपनीज के ऑल्दो पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, लेकिन वहां पे इतनी लंबी कतारें हैं कि लिटरली घंटों लग रहे हैं अपनी टैंकी फुल कराने में, एज इन गाड़ी की टैंकी फुल कराने में। जी वो जो पंप्स हैं, अब पीएसओ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में उनके 28 पंप हैं, और कराची जैसे बड़े शहर में जो कंपनी ओन्ड पंप्स की तादाद है वो 7 है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बहुत बड़ी तादाद में पंप्स बंद हैं, उनके मुकाबले में इन कंपनीज़ के पंप्स की तादाद क्या होगी, और यकीनन उस पर जो लंबी कतारें हैं उनका क्या जो है भरवाने का, पेट्रोल भरवाने में टाइम कंज्यूम होगा। इसमें यह चीज़ भी अहम है कि पेट्रोल पंप्स मालिकान ये चाहते हैं कि 3% से 6% यानी डबल उनका मुनाफा कर दिया जाए, और इस सिलसिले में जो हुकूमत की पॉलिसी है या जो हिकमत अमली है हमाद अजहर साहब की, एंड राइटली सो के आवाम पे कम उसका इम्पैक्ट आए, तो वो कम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, 60 पैसे और 85 पैसा ऑफ़र कर रहे हैं, जिसे ये डीलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। अब होगा ये कि इवेंचुअली किसी न किसी फिगर पे रजामंदी हो जाएगी और ये हड़ताल भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि सबकी आवाम की शिकायत है कि अप टू 50% जो पंप हैं वहाँ पे पूरी क्वांटिटी नहीं मिल रही होती। ये बहुत ज़्यादा आम बात है, और बल्कि 50% से कहीं ज़्यादा मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूँ। इस सिलसिले में ओगरा का ना कोई छापा होता है ना कुछ, तो ये जो नेगोशिएशन हो हड़ताल ख़त्म करवाने के, उसमें क्वांटिटी के हवाले से भी बात होनी चाहिए। आपने पॉइंट उठा दिया कि वो जो कम नापने वाला मामला है वो बड़े अरसे से साल से हम भी मुख्तलिफ पंप्स पे विटनेस कर रहे हैं, और बाज़ पेट्रोल पंप्स तो लिटरली नोटोरियस हो गए हैं, उनकी रेपुटेशन ये है कि यहाँ से भी पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। अच्छा, लाहौर से भी हालात ज़रा पता करते हैं। अमीन हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। अमीन, क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कराची के हालात तो अभी अली इमरान हमें बता रहे हैं, कल रात को कतारें लगी हुई थी, सुबह कुछ पंप्स खुले हैं कुछ नहीं, आप बताइए।
पेट्रोल फ़रोख्त करने की जो कमीशन में इजाफे का मुतालबा है, इस पर हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान ठन गई है। ठन तो उन दोनों में गई है, रुल अवाम गए हैं। अवाम को ये पेट्रोल पंप का देखें, कनातें लग गई हैं, कुछ शादी ब्याह नहीं होने जा रहा। पेट्रोल पंप बंद हैं और जो खुले हैं इतनी मुश्किल वहाँ पर पेश आ रही है। बेचारे मोटरसाइकिल वालों ने 100-200 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, लंबी लंबी लाइनें, उनको मजबूरन लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंप बंद हैं उनमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ कि ये पेट्रोल पंप बंद है बजाय, और यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं। ये आज की बात नहीं है, कहते हैं कि इस महीने के शुरू में मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के दरमियान और उन्होंने बैनर्स लगाकर, ये हमारे कैमरामैन मैं बदर मुनीर से कहता हूँ कि बैनर दिखाएं। बैनर लगाए गए थे कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का हुकूमती वादा खिलाफी के खिलाफ एहतजाज 3 साल से कमीशन बढ़ाने के वादे पर अमल नहीं हुआ। ये कहते हैं कि हमारी कमीशन 6% तक बढ़ाई जाए, लेकिन हुकूमत नहीं बढ़ा रही। उन्होंने कहा कि हमें 17 नवंबर तक का वादा किया गया था कि कमीशन में इजाफा करेंगे, नहीं हुआ। तो आज 25 नवंबर को उन्होंने ये पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। It is going to be a tough call. Amin, please. बंद हैं। Thank you for your time. आप इसको वापस ही रख दें मेरा ख्याल है। पता नहीं ना पेट्रोल अचानक से ना निकल जाए, यहाँ स्पिल हो जाए। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज़ और अली इमरान फ्रॉम कराची। बिल्कुल ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमें दिखा रहे हैं, एंड इट इज़ एज बैड एज वी जस्ट टोल्ड यू। तो वो हमें नज़र भी आ रही है और साथ उम्मीद ये भी है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये हो जाएंगे, दे विल कम टू सम अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली। लेकिन वही बात है, और अमीन हफीज़ ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो आवाम जो है बीच में रुल जाती है, मतलब उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड देन दे हैव टू, और उसके बाद जो फैसले किए जाते हैं उसमें आवाम को मानना पड़ता है। अच्छा, हुकूमत अपनी लेवी तो 4 रुपए के हिसाब से हर महीने बढ़ाएगी, अल्टीमेटली 30 पर ले जाएगी, जैसे कि IMF से मुज़ाकरात में तय पाया है सारा मामला। और फिर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वो भी कह रहे हैं हमारे मुनाफे की परसेंटेज भी बढ़ाई जाए। इस सब में कौन पिसेंगे? मैं और आप और मैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर रीइटरेटिंग। मैं ये बात बता चुकी थी, मतलब पहले हम पैसे हुए हैं और बार बार याद दिलाओ कि क्या सिचुएशन। मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 25% नौजवान वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। बाकियों का एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको जगाने की ज़रूरत पड़ती है। मारूफ थिंक टैंक पिलडैट के तहत कायम यूथ पार्लियामेंट पिछले 16 साल से पाकिस्तानी नौजवानों की सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और 2004 से अब तक 16 यूथ पार्लियामेंट्स का एहतमाम किया जा चुका है, जिसमें मुल्क भर से हिस्सा लेने वाले 1000 नौजवानों को लीडरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तालीम, समाजी शऊर और सियासी तरबियत के इस अहम प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने वाले कई नौजवान आज हुकूमत, सियासत और सिविल सर्विस समेत तमाम शोबों में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भाई, अगर 16 यूथ पार्लियामेंट्स का इनेकाद हो चुका है और 17वीं होने जा रही है, तो मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे हैं। सियासी शऊर तो आ रहा है, लेकिन एकदम से जो पोलराइजेशन हमें अपने सियासी और पॉलिटिकल सीन पे नज़र आई है, उसके लिए ये यूथ पार्लियामेंट क्या कर रही है, क्या कर सकती है? फिर अक़लियतों और लड़कियों की, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनके क्या इरादे हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बिलडाट से अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब, सरबराह हैं। अहमद बिलाल साहब, 16 साल की ये प्रैक्टिस है, क्या लगता है आपको इस किस्म की तकारीब, और अब 17वीं पार्लियामेंट होने जा रही है, इनसे फ़र्क पड़ता है इस तरह की एक्सरसाइज से? मेरे ख्याल में तो बहुत फ़र्क पड़ता है जी। मैं महसूस करता हूँ कि जिस ज़माने में स्टूडेंट्स यूनियंस फंक्शनल थी, उन स्टूडेंट्स यूनियन के एक्सपीरियंस से जो लोग गुजर के बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे, उनकी लाइफ में अगर आप देखें तो उसका बहुत बड़ा रोल था शेप करने में उनके करियर्स को, हाँ वो पॉलिटिक्स में आए या कहीं और गए। तो अब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन नहीं हैं, बल्कि इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो मैंने पिछले दिनों लम्स की एक डीन है लॉ स्कूल की, उन्होंने हमें एक ख़त लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्क डिफरेंस देखा कि वो स्टूडेंट्स जो यूथ पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस से गुजर के आए थे और जो नहीं गुजर के आए थे, उनका अपने करियर के बारे में क्या अप्रोच है और ज़िंदगी के बारे में अप्रोच है, उसमें बड़ा फ़र्क था। तो ये
यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों को ये मौका मिलता है उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल में। अच्छा, ज़रा आप अगर इफ़ यू कुड एलैबोरेट अ लिटिल बिट अहमद बिलाल साहब कि ये किस चीज़ का एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मिलता है, इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल, ये फ़र्क ज़रा आप हमें एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, हम हर यूथ पार्लियामेंट के बाद जब ये सवाल पूछते थे उनसे कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपने वैल्यूएबल पाई है, तो वो कहते थे कि हम सारी ज़िंदगी में हमने कभी अपने इर्द गिर्द जो क्लोज रहने वाले लोग हैं उनके अलावा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं है। तो ये पहला मौका है कि हमें पूरे पाकिस्तान के लोग इकट्ठे होकर, कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, मुल्क के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिलता है। और वो इतना मुख्तलिफ होता है बाज़ का हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो इतना उसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमारी अपनी थिंकिंग बदल जाती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये नेशनल लेवल पे एक अपने पूरे आउटलुक्स लोगों के उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा होने चाहिए इस तरह के सेशंस, क्योंकि हम जितनी पोलराइजेशन और जितनी अदम बर्दाश्त पर्टिकुलरली नौजवानों में हम देखते हैं अहमद बिलाल साहब गुज़श्ता एक दिहाई या 7-8 सालों में, कि दूसरे का मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं है, सुन लें तो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और अगर बर्दाश्त कर लें तो फिर लेबल कर देते हैं। आपको पता ही है किन किन लेबल से लोगों को नवाजा जाता है। तो क्या यूथ पार्लियामेंट इस किस्म के इश्यूज़ को फोकस कर रही है कि भाई नौजवानों को ये बताएं कि अगर किसी का आपसे पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है तो वो गधा नहीं है, वो भी इंसान है? बिल्कुल, बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ही ये है कि इस यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, फिर उसके बारे में सोचें और समझें, कुछ डिलिब्रेट करें कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्शन की ज़रूरत है, क्या किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये बुनियादी चीज़ है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ ऐसा हो सके। इसी वजह से हमें ये एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज नज़र आती हैं कि हम ये मौके फराहम नहीं करते लोगों को एक दूसरे के साथ रीज़न करने के लिए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए। इसलिए मैंने एम्फसाइज़ किया कि स्टूडेंट्स यूनियन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में था। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें गलत भी हुई होंगी, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि उस गैप को फिल करें, और इसीलिए हमने इस दफ़ा एक बड़ी यूथ पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की है 300 मेंबर्स की। पहले सिर्फ 60 मेंबर्स की होती थी। पूरे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 272 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम एक और प्रेफरेबली 3, 2 अल्टरनेट और 1 मेंबर होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ऐसी लग रही है जिसमें हर यंग पर्सन को एटलीस्ट इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर उनके इस किस्म के रुझान हैं और वो करना चाहते हैं आगे कुछ, क्योंकि अगर इन कॉन्ट्रास्ट अगर सोशल मीडिया एक स्नैपशॉट होती हमारी यूथ की तो वो इट्स अ वेरी डिसबल पिक्चर, इट्स नॉट अ वेरी इंकरेजिंग पिक्चर। अब ये एक ऑल्टरनेटिव आप जो दिखा रहे हैं, दिस सीम्स वेरी इंकरेजिंग, लेकिन एलिजिबिलिटी का बता दें ताकि अगर और भी लोग हैं और कैसे यंग लोग हैं, वोटिंग होती है, सिलेक्शन होती है, क्या होता है, नॉमिनेट होते हैं, क्या होता है? जी, फिलहाल तो हमारे पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है सिवाय इसके कि हम उनको सिलेक्ट करें, क्योंकि इलेक्शन का मैकेनिज्म तो फिर ज़ाहिर है नेशनल लेवल पे नेशनल असम्बली के इलेक्शन की तरह का ही हो सकता है। वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बुनियादी तौर पे जो हमारी यूथ पॉलिसी है, नेशनल यूथ पॉलिसी माजी में थी और अब प्रोविंशियल यूथ पॉलिसीज़ हैं, उनमें एज जो है वो 18 to 29 एज ग्रुप के लोग वो यूथ में शुमार होते हैं। और हमारी एक पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है कि आप 18 से 29 साल की उम्र के लोग हों, और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तानी हों, पाकिस्तानी ओरिजिन के भी हों, यानी हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इसमें नुमाइंदगी दी है, और वो अगर पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड भी रखते हैं, यानी उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे और वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होल्ड करते हैं, तो वो भी मेंबर बन सकते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखते हैं वो भी मेंबर बन सकते हैं। तो पाकिस्तानी, और ये कि तालीम की कोई शर्त नहीं है, अगर आप उर्दू कम से कम उर्दू बोल और समझ सकते हैं तो फिर आप इस पार्लियामेंट में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। Wonderful. तो कोई बड़ा इसमें क्राइटेरिया नहीं है, और हमारी ख्वाहिश है
कि ख़वातीन ख़ास तौर पे वो इसके अंदर उतनी हों जितनी उनकी आबादी है, यानी 49%, 50% वो हमारी इसका हिस्सा होनी चाहिए। उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इसको ज्वाइन करने की। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट हमारे साथ मौजूद थे। भाई, यूथ पार्लियामेंट, इसके किरदार और इसकी अफादियत पे हमने तफसील से रोशनी डाली। हेलो, ओके जी, आपको बताएं कि दुनिया भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ 16 रोज़ा आगाही मुहिम आज से शुरू हो रही है और इस साल ये मुहिम ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ के थीम के साथ मनाई जा रही है। और ख़वातीन के साथ तशद्दुद आलमी मसला है, सिर्फ हमारा नहीं है। ख़ुसूसन कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के केसेस में दुनिया भर में इजाफा देखा गया। आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट फिजिकल टॉर्चर की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन मेंटल और इमोशनल टॉर्चर और ये स्ट्रेस, ये भी बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन होने की ज़रूरत है। इस पे ये भी जल्दी से आपको बता दें कि ये औरतों के ख़वातीन के हवाले से सबसे ज़्यादा गैर महफूज ममालिक में पाकिस्तान 6 नंबर पे है, 6th इन द लिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, खातून रहनुमा। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। आज का दिन बड़ा अहम है, ख़वातीन पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ बात करने का यह दिन है। ये सर्टनली सिलसिला रोकने के अज़्म का अयादा करने का दिन है। ख़वातीन पाकिस्तान में ख़वातीन पर जिस नौइयत का जुल्म होता है, हम थोड़ा सा डिनाइल में भी रहते हैं, लेकिन ये हकीकत भी है और सर्टनली इस पे बात भी होनी चाहिए। और हुकूमत की तारीफ़ इस सिलसिले में हम कर रहे हैं कि नए क़वानीन आ चुके हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? देखें, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ख़वातीन पे जो मज़ालिम है वो वाकई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन पहले ये ढकी हुई थी और छुपी हुई भी थी। लेकिन आप लोगों के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिसकी वजह से इस पे डिबेट भी बढ़ी है और इसके मामलात में सेंसिटिविटी भी बढ़ी है। अच्छी बात या खुशाइन बात यह है कि बिल्कुल लॉ पास हुए हैं। शीरी मज़ारी साहिबा जो फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उन्होंने ये जो अभी हमारा सेशन चल रहा था इसमें अपने बिल्स पास कराए जो पिछले 2 साल से रुके हुए थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट से भी पास हो गए, जिसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है वो भी पास हुआ है और जॉइंट सेशन से एंटी रेप लॉ भी पास हो गया है। और इस सिलसिले में जो है वो बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है और ये स्पेशलाइज्ड और अमेंडमेंट्स के साथ काफ़ी सारे बिल्स थे जो लाए गए हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट ये लेजिस्लेशन हुई है, इसकी वजह से इन मामलात में, इन तशद्दुद में और वायलेंस के केसेस में सब्सटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा। अच्छा कमल, हम लॉज की बात कर रहे हैं, कवानीन आना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अमल दरामद और इससे बढ़कर आगाही, अवेयरनेस, ये और भी एक इम्पॉर्टेंट मरहला है। तो क्या हुकूमत इसके लिए कुछ कर रही है कि ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के कवानीन का निफाज जो है वो यकीनी बनाया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है और जहाँ तक आपने कहा, आपने ठीक कहा है, पहले ऐसे ही होता रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसमें मैं आप लोगों को भी क्रेडिट देना चाहती हूँ। मीडिया की वजह से आगाही बढ़ी है। हम लॉज बनाते हैं तो आप हमें मौका देते हैं और बहुत सारे सेगमेंट्स किए जाते हैं और बहुत सारे हमारे साथ मीडिया के पर्सनस हैं जो इस तरह की कमेटीज़ में शामिल है कि जिस पर जब डिबेट हो रही होती है तो वो उसका हिस्सा होते हैं और उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसकी वजह से आगाही आती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक ख़ास तरीके से पूरी कैंपेन भी चलाई जाती है और अब जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनका बहुत ज़्यादा सोसाइटी पूरी नोटिस लेती है, तो जिसकी वजह से हुकूमत को काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है कि लोगों में अवेयरनेस भी आई है। लेकिन जो ये लेजिस्लेशन पास हुई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे मेयर्स लिए गए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर हो और जो कोई इस तरह के वाक़यात या तशद्दुद के केसेस रिकॉर्ड हों उस पर जो परपेट्रेटर्स हैं या जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमल फॉर बीइंग विद अस और बड़ी इंकरेजिंग आपने बातें भी की। अच्छे लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अब्दुल्ला आपने पहले भी जिक्र किया था, मतलब एक जिस्मानी तशद्दुद इज़ वन थिंग, मतलब बहुत बुरी बात है, वो तो एक है ही है, लेकिन जिस चीज़ का जिक्र नहीं होता वो आपका मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर होता है और जितनी ख़वातीन उससे गुजरती हैं और बड़ा मुश्किल है उसको किसी को समझाना, किसी को बताना, इनफैक्ट अपने आप को भी जस्टिफाई करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि मैं किसी से बात करूँ इस बारे में, बिकॉज वो आपके
अंदर की एक चीज़ है, दैट इज़ अ किलर बाय द वे। और तो लिहाजा उसके लिए भी पता है, आप होना किसी से चाहिए। डिस्कस करते भी हैं तो लोग कहते हैं ओहो बिला वजह ही परेशान हो हाँ, रही बस हो। दिमाग से निकाल दो, मतलब बस ये ignore अब कर वो दो। इतनी छोटी बात रही नहीं है। वो दिमाग की जो एक कंफ्यूजन होती है वो एक्चुअली आपको फिजिकल एलिमेंट भी आपके लिए कर देती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ आई थिंक एज वेल। जितनी फिजिकल तशद्दुद में बात होती है उतना ही ट्रॉमेटिक और उतना ही तकलीफ दे मेंटल टॉर्चर भी होता है, तो उस पर भी उससे ज़्यादा एट टाइम्स बात होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर हम नंबर्स कंपेयर कर लें वैसे तो कोई हतमी नहीं है, लेकिन मेंटल टॉर्चर होने वाली खवातीन की तादाद कहीं ज़्यादा होगी उनसे जो फिजिकली टॉर्चर और जो टॉर्चरर्स होते हैं बहुत से लोग, मर्द हजरात, अगर हम केस बात करें, खवातीन भी, बट ज़्यादा नंबर ज़्यादा उनके हैं। वो भी ये समझते हैं जी फिजिकली हमने तशद्दुद नहीं किया तो इट्स ऑल ओके, मेंटल भी बहुत बड़ी चीज़ है। जनाब पैट्रिक ओटूल हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम तफसील से बात करेंगे कि यहाँ कितना टैलेंट मौजूद है, यहाँ जो टैलेंट मौजूद है वो प्रोफेशनली एज अ करियर इसको कैसे परसू कर सकता है। क्योंकि आपको पता है ना, एक और मुहिम में जो हमने कदम रखा हुआ है वो ये है कि क्रिकेट तो क्रिकेट है, लेकिन वी रियली नीड टू फाइंड अदर टैलेंट, अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, बिकॉज हमें अब पता चल गया आफ्टर लास्ट ईयर्स दिस ईयर्स ओलंपिक्स रादर कि बहुत टैलेंट है और चीज़ों पे भी नज़र डालनी चाहिए। एंड इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग गेम एज वेल। यहाँ पे बड़ी अच्छी प्राइस मनी भी होती है, सो इफ़ यू वुड परसू गोल्फ एज अ करियर पाथ आपकी ज़िंदगी बड़ी सेटल हो सकती है। अच्छा जी, इस पे तफसीली बात करेंगे क्योंकि हमारे फॉरेन गेस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारी टॉप स्टोरी है उस पर बात कर ले। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ने मुल्की सियासत में हलचल मचा रखी है और इस मामले को लेकर अपोजिशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने है। नॉट दैट दे नीड एनी मोर रीजंस। अपोजिशन मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मान लिया कि ऑडियो उनकी है। सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है, और ये भी उनका शुक्रिया। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया। कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया, नवाज़ शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दें। हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहूँगी कि अगर वो उनको ऑडियो रिपोर्ट की जो उस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आई उस पर कोई है तो चैलेंज करें उसको यूएस के किसी कोर्ट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई मरीम नवाज तो कहती हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप को ड्रामा करार दिया। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। बहरहाल वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं में इस बारे में तजाद पाया जाता है और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब और तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने भी ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। जब नोट के अंदर एक चीज गलत होगी तो वो पूरी जाली होगी, उसको कोई नहीं सुनेगा अब आपकी बात को। और वो जो दूसरे लफ्ज होंगे वो भी कहीं ना कहीं बोले गए होंगे, वो भी मिल जाएंगे। आप लोग जरा सॉफ्टवेयर में तेज हैं। आपने कैलबरी फॉन्ट के आने से पहले उसे इस्तेमाल किया, गूगल कर लें, आपको नजर आएगा कि ये सॉफ्टवेयर आज से 4-5 साल पहले का आ चुका हुआ है, जिसमें आप जिस बंदे से उसी की आवाज में, उसी के एक्सप्रेशन में, इवन वीडियो के ऊपर भी जो लफ्ज कहलवाना चाहें वो कह देंगे। अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है, वो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं, इनको रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाएं, इनको एविडेंस के तौर के ऊपर जो है वो अदालत में तो पेश करें। वो अदालत में आप पेश नहीं करते क्योंकि आपने कतरी खत भी ले आए, जाली ट्रस्ट डीडें भी ले आए, आप जो है वो तमाम दुनिया जहां के झूठ बोल लिए, आपने टेपें, हलफनामे, वीडियो सब कुछ ले आए, लेकिन अगर आज तक कोई चीज नहीं आई तो वो फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A की रसीदें नहीं आई।
जनाब, ये भी आपने सुन लिया, लेकिन गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज तमाम मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने तो बिल्कुल ही जाली कह दिया ना। कुछ और मिनिस्टर्स हैं जो कह रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। ये तो अदालत को खुद चाहिए कि अगर उनकी कम्युनिटी के उनके किसी ब्रदर जज के बारे में कोई ऐसी बात हुई है तो वो उसकी सुओ मोटो नोटिस लें, बिकॉज ये तो देखें इदारों का अपना एक वक़ार है और वो मुल्क जो है इन अफराद नहीं चलाते हैं, वो इदारे चलाते हैं। तो जब कोई इस तरह का इदारे, हर एक इदारे ने ज़ाहिर है कि अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको डिफेंड करना होता है। हमें ना नैब की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, ना हमें अदालतों की। जस्टिस साकिब निसार के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, इसके ऊपर भी इसकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। इसके पीछे कौन से अनासर हैं उन्हें पकड़ना चाहिए और उन्हें करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। और ये आप नोट कर लें, जब भी इनके केसेस लगना शुरू होते हैं ये एक नई चीज़ बाज़ार में इस तरह की आ जाती है। मेरा ख्याल है कि अदालतों को भी ये अहकाम देने हुक्म देना चाहिए कि इसका बाकायदा से इसका फोरेंसिक कराया जाए। बट कराया नहीं जाएगा। बड़ा आसान हल है कि इसका फोरेंसिक कराएं, इसकी तहकीकात कराएं। जो कह रहे हैं ड्रामा है, अगर ड्रामा साबित हो जाए तो जिन्होंने ड्रामा किया उनको सजा दें, उनको मतलब उनके बारे में बात करें। सिंपलिस्टिक सजेशन आपकी अगर कोई मान ले तो सब कुछ ही हो जाए, लेकिन एक्चुअली मेरी सजेशन थोड़ी है, ये तो इमरान इस्माइल साहब ने भी कह दिया। इस सिचुएशन पे ज़रा हम नज़र डालते हैं और एनालिसिस लेते हैं। मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया। मुनीब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब ये मुबैना ऑडियो टेप की बात आ रही है और पाकिस्तानी सियासत में एक दोबारा से तहलका मच गया है, लेकिन इससे पहले भी कुछ ऑडियोज और वीडियो सामने आई थी जिनका कुछ नतीजा खेज असर हमने नहीं देखा। तो क्या इस बार आपको कुछ मुख्तलिफ लग रहा है, कुछ डिफरेंट है, इसमें कोई अंजाम जो है वो मुतवक्के है, या इस ऑडियो को भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और फिर नथिंग विल कम आउट ऑफ इट? देखिए, पहले भी जो वीडियो आई थी मरहूम अरशद मलिक साहब की, उसकी अहमियत ज़रूर थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसमें महज सुप्रीम कोर्ट ने उनको नौकरी से बर्खास्त किया था, लेकिन जो उनकी जजमेंट थी वो आज भी मौजूद है और इल्ज़ाम ये था कि उनको प्रेशराइज़ किया गया और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको अदालत में लेके जा सकती हैं, इस ऑडियो को भी। वो अब तक इसको एज अ सप्लीमेंट्री वो कोई दरख्वास्त देकर दायर करेंगी, अदालत में लेके जाएंगी, क्योंकि जो एफिडेविट था राना शमीम साहब वाला, उसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस लिया हुआ है, वो अपनी जगह मौजूद है। इसको बाकायदा तौर पर वो अपनी अपील का हिस्सा बनाएंगी, ये उनके ऊपर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई भी वीडियो या कोई भी जो एविडेंस है, ये असल है गलत है, ये पता चल जाएगा वक्त के साथ। ये अवॉइड नहीं की जा सकती ज़्यादा अरसे तक। इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद रहेगी और इसके जो असरात हैं वो आते रहेंगे। सवाल इसने ज़रूर उठा दिया है, चाहे अरशद मलिक साहब हों, उनकी वीडियो थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि उन पर किस तरह का दबाव था। अगर साकिब निसार साहब के हवाले से ऑडियो है और अगर हुकूमत ये समझती है कि ये झूठ है तो हुकूमत को फौरी तौर पर इसका फोरेंसिक करा कर साबित कर देना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून झूठ बोल रही है। लेकिन ये बात छुप नहीं सकती, ज़्यादा अरसे तक दब नहीं सकती और इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है जो आराम से इधर उधर हो जाएगी, इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। अच्छा, अब ये बताइएगा मुनीब, अभी हम फारूक हबीब साहब को भी सुन रहे थे, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इतना ही है तो मरियम नवाज़ ये वीडियो जो है ये अदालतों में लेकर जाएं, इसे एविडेंस का हिस्सा बनाएं, इसमें संजीदगी दिखाएं। तो इज़ दैट इवन पॉसिबल? ये हो सकता है, ये वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकती है? जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ बैसियत कानून के तालिब इल्म के, क्योंकि 2019 के अंदर ही जस्टिस कोसा साहब की जजमेंट थी, उसके अंदर बाकायदा तौर पर बता दिया गया था कि अगर कोई वीडियो है या ऑडियो है, उसको अदालत में पेश करने का उसको क्या तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला को भी, और वो फॉलो करेंगे भी। लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ बार बार ये कहती रहेंगी कि अदलिया इसका नोटिस ले, ठीक है, सियासी तौर पर तो ये बात ठीक है, लेकिन वो अदालत का इस्तेहकाक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, डिस्क्रेशन है, वो लेना चाहें लें, ना नहीं लेना चाहें ना लें, ये अब उनके ऊपर है। सो आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसा होगा या नहीं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मेरे ख्याल में इवेंचुअली ये तमाम एविडेंस अदालत के सामने ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर अदालत इसको ऊपर किसी को बुलाती है, समन करती है, इसकी वेरासिटी चेक करवाती है, वो अलग बात। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहैसियत कानूनदान आप इत्तेफाक करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एविडेंस का हिस्सा अदालत में कार्रवाई के दौरान पेश की जानी चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, लेकिन अदालत जाते हुए बहुत सी चीज़ें होती हैं वो एक सोशल मीडिया सर्कस में ही रह जाती हैं और उसी पे बात होती है, उसी पे डिबेट्स होती हैं, जजमेंट्स भी पास हो जाते हैं लोगों की तरफ से, लेकिन अदालत चीज़ नहीं पहुँचती। मे बी समटाइम्स दे डोंट वांट टू कि हम इस लिटिगेशन में भी पड़े।
अच्छा जी, एनीवे मूविंग ऑन। और जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि ओलंपिक्स के बाद से पाकिस्तानियों को एहसास हो रहा है कि क्रिकेट के अलावा भी खेलों की एक वसी दुनिया है। और तो बीच में क्रिकेट का दोबारा से बड़ा ये एक अच्छा पॉइंट आ गया तो हम वापस क्रिकेट में चले गए, बट नो, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। जेवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और इसी तरह गोल्फ एक बड़ा दिलचस्प खेल है जो पाकिस्तान में भी मकबूल होता जा रहा है। और कराची में सिंध गवर्नर्स कप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप DHA कंट्री एंड गोल्फ क्लब पर शुरू हो गई है और 4 रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट में मुल्क के टॉप गोल्फर्स शरीक हैं। चैंपियनशिप में मुल्क की तारीख के सबसे बड़ी इनामी रकम 90 लाख, जिस इनामी रकम की मैं बात कर रहा था ना, इस तरह यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू प्ले गोल्फ जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे। वी वर ऑल यंग और ही वाज यंग टू, बट ही यूज्ड टू मेक a lot of money. He used to make a lot of money and we did not. So हमें तब से पता है कि जनाब ये सिलसिला है। खैर फाइनल होगा 28 को और लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान में गोल्फ टैलेंट का उभर कर सामने आना बड़ी अच्छी बात है। अभी चंद रोज़ पहले ही पेशावर में होने वाली 61वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में नोमान इलियास और हुमा अमजद जैसे बेहतरीन गोल्फ प्लेयर्स जो हैं हमें देखने को मिले। और इससे पहले कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान उमर खालिद भी 60वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर कम उम्र तरीन गोल्फ प्लेयर बन चुके हैं। और गोल्फ टैलेंट को खोजने के लिए इंटरनेशनल जूनियर गोल्फ अकेडमी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, पैट्रिक ओटूल। उनको खुशामदीद कहेंगे। वी वुड लाइक टू वेलकम हिम टू कराची टू पाकिस्तान, ऑल्दो इट्स बीन अ फ्यू डेज दैट ही इज हियर। ही हैज बीन टू पेशावर एज वेल। पैट्रिक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यू हैव बीन टू पेशावर, यू आर हियर इन कराची सिंस अ फ्यू डेज and we would really like to know your personal observation. You have been meeting people around, you have been observing talent as well. So what would you like to say on the golf talent that you see across the country here in Pakistan? Well, thank you so much for having me. It's been wonderful. It's been wonderful to be here in Pakistan, and it's quite encouraging, actually. I think, you know, the pool is small, but the golfers that I have met, whether they're juniors or amateurs, they're very dedicated. They're very passionate, and I think the future of the game is quite bright here in Pakistan. I think it's just going to take, you know, a matter of time, whether it be 5 years or 10 years, till you build up a large number of golfers that are able to compete not only within Pakistan but on the world stage. Wonderful. Patrick, if you could share थोड़ा सा हम साथ तर्जुमा भी करते हैं। एक ही दफा कर देंगे ना जरा, चलने के हर सवाल भूल जाएगा फिर मुझे। अच्छा बताएं। तो पैट्रिक ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ा ही रोशन मुस्तकबिल लग रहा है उन्हें गोल्फ का पाकिस्तान में, और 5-10 साल की बात है कि ऐसे गोल्फर्स प्रोड्यूस कर सकेगा पाकिस्तान जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मुकाबलों में बेहतरीन कम्पीट कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बात हुई है। पैट्रिक, इफ यू कुड जस्ट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स शुड अ पर्सन हैव इफ दे इंटेंड टू बिकम, you know, professional golfers. What do you look at? Well, I think, you know, the two most important aspects in terms of characteristics are, you know, work ethic as well as attitude, because you know, golf is such a difficult game. It's one of the few sports where improvement isn't linear. You know, there are lots of ups and downs in the game of golf. So I think, you know, one has to have the mental toughness, the persistence to really keep on persevering when, you know, things aren't going your way. Because those are really the only two things you can control are just, you know, how hard you work as well as having a positive attitude. So, बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं एक बेहतरीन गोल्फर बनने के लिए। एक चीज़ जो कि एक्चुअली हर स्पोर्ट में ही होती है और पैट्रिक का भी यही कहना है, इंसान का अपना एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर वो किसी चीज़ में पड़ गया तो उसमें वो चाह होनी चाहिए कि वो उसमें प्रोफेशनल बने या फिर बिल्कुल बहुत ही टॉप तक जाए, तो वो एक आपका माइंडसेट होता है जो होना बहुत ज़रूरी है। So Patrick, we would really like to know that as well, that once you start winning, it can be a very rewarding game as well, financially as well. So what would you suggest for all those upcoming golf enthusiasts who want to improve their game and who want to choose this as a career path, as a career choice? What are the prospects for them? Well, I think the biggest thing is just having access to you know, quality instruction, as well as having the ability to play consistently, you know, on the golf course. You know, at the moment right now, I think one of the limiting factors is just, you know, there aren't very many golf courses here in Pakistan, and some of the juniors or amateurs have limited access because, you know, one has to be able to transfer the skill from practice and being able to compete on the golf course in tournament conditions. So it's one thing just to be able to do it when you're practicing on your own. Another thing when you're actually in a tournament, when there are, you know, pressure and stakes attached to the result.
Another thing that's coming to mind, Patrick, is that in Pakistan, you know, the most popular sport is cricket, and cricket can be played in your streets, anywhere outside your house as well. You don't need a particular ground for it until, of course, it's a professional game or anything like that. With golf, I fear that since we do require those big golf courses for amateurs to practice and to find their footing, or even to realize, you know, that they have an interest in it, it's very difficult. So what do you suggest for people who really wouldn't have an access to a golf course, maybe? How do they practice? What do they do? Well, I think, you know, it starts off with, and just for practice, there are a number of, you know, drills and exercises one can do by him or herself, whether it be, you know, in your home without actually hitting golf shots. You can just work on body movements and positions. But ultimately, yes, you do have to be able to go to the driving range. You do have to be able to go to the golf course. You know, what's very encouraging to me is that over the past 4 or 5 days, you know, I've met a number of people, whether it be parents, individuals within the golf community, or the Pakistan Federation. They're all very committed in terms of growing the game and providing more opportunities to golfers to grow and build here in Pakistan. All right. And with the same token, Patrick, how about virtual golf? Because that's becoming quite popular as well for somebody who I thought you were about to ask, does YouTube tutorials? Well, you never know. There must be some tutorials or something online as well, because a lot of things, a lot of practice, of course, physically, practically doing is another thing, but virtual golf can also work when you are in the learning stage? Of course, yes. And YouTube's very popular. There are, you know, hundreds and thousands of golf instruction videos on YouTube, but virtual golf, yes, that's getting more and more popular. It doesn't replicate the same thing from being on the course, but it is an alternative, and it's better than nothing. Like most actually sports played virtually, when it's actual almost and physical, every sport is being different. virtually these days. Did you see what kind of talent did you see in Pakistan? Obviously, you met a lot of young golfers as well. Is it promising? And are there women as well who are interested to play golf? Of course, yes. Yeah, no, I think, you know, you do have some very talented golfers here. It's just, you know, with golf being a smaller sport, the pool is limited, but, you know, your top golfers are very competitive. And so I think, you know, it's just a matter of time. It's not a matter of if it will happen, but when. But you will see Pakistani golfers, whether it be, you know, competing in the Olympics or competing on the Asian Tour or the European Tour. That will happen in the next 5 to 10 years. We certainly can't wait for them to represent Pakistan at all these big platforms. Patrick, lastly, now certainly we have a lot of competitions in big cities of Pakistan. So do you think these competitions, these events are helpful for the promotion of the game particularly, and for you know, for bringing people to the golf course, not probably primarily to play, in the sport. To build interest in the sport? Of course, yes. I think, you know, in order to grow the game, you have to have competitions. You have to have opportunities to compete and showcase your skills and talents. I think it's wonderful for this week's tournament at the Governor's Cup that, you know, they have professionals competing, they have amateurs competing, and it really shows the younger golfers what they can aspire to when they see the professionals compete and how high of a skill level they're playing to. So Patrick ये कह रहे हैं कि जो इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं यंग लोगों की स्किल को निखारने में, उनकी नोक पलक संवारने में और उनका टैलेंट शोकेस करने में. Thank you, Patrick O'Toole हमारे साथ मौजूद थे, Director International. Thank you for being here, Patrick, and hope you are enjoying Pakistan's hospitality. Oh, thank you so much. It was my pleasure. Lovely. It's great to have you over. अच्छा जी, ये आज हमने आप एक और स्पोर्ट जो है, वैसे तो नया तो नहीं है, ऑब्वियसली बड़ा पुराना है, लेकिन हम मुतारिफ कराना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी डाइवर्सिटी हो सके स्पोर्ट्स के हवाले से, जो भी आपका टैलेंट हो, देयर इज़ रूम आउट देयर, आप बिल्कुल कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ख़ासतौर पे अगर ये प्रैक्टिस हो जाए ना. मैं भी एक दफ़ा गया था गोल्फ खेलने के लिए. तो हम भी गए थे, लेकिन वो किस्से हम इधर नहीं बताएंगे. एक छोटा सा किस्सा है. इतना चलना पड़ा और गोल्फ खेलने की कोशिश मतलब वर्जिश हो गई. नहीं, वर्जिश तो हुई, वापस आके
कैंटीन, वो जो कैफेटेरिया था, समोसे और फ्रेंच फ्राइज और चाय पी के ये फुट नोट इधर लिख लें कि जहाँ भी आप गोल्फ खेलने जाएंगे या गोल्फ कोर्स भी होगा ना, समोसे ना वहाँ ऑफर करें प्लीज। मतलब कि और चीज़ें हो सकती हैं, पर ये वो, हाँ फ्राइज इज गुड ऑलवेज। तो ये वो स्पोर्ट है जिसमें आप खासतौर पे ख़वातीन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसके बारे में बताते हैं और दिखाते भी हैं कि माशरे में पुरअमन और के रवैयों के फ़रोग के लिए मारूफ तंजीम है हाइव पाकिस्तान इनका नाम है। इनकी काविशों को अब आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है और कुछ अरसा पहले बेटर टुगेदर के उन्वान से हाइव पाकिस्तान की एक दिलचस्प कंपनी का हमने आपसे जिक्र किया था, जिसमें पब्लिक मकामात पर बानी पाकिस्तान की तकारीर, कायद आज़म की तकारीर की लाइफ साइज़ उनका होलोग्राम बनाया गया कायद आज़म का, और उसके ज़रिए शहरियों को सुनाई गई उनकी तकरीरें, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है, ज़रा आज की सूरत हाल देखें तो उससे मुख्तलिफ ही लगता है कायद आज़म का पैगाम, क्योंकि वो अमन, मोहब्बत, बराबरी, भाईचारे और माइनॉरिटीज़ का एहतराम, उनको पाकिस्तान में बराबरी के हुकूक देने की बात करते थे। और ये सारी चीज़ें हमें ज़रा रिमाइंड कराने की ज़रूरत पड़ रही है और इसके लिए हाइव बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इसी काम के नतीजे में हाइव को आलमी एजाज़ नेल्सन मंडेला इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। ये आइडिया कैसे आया और क्या सीन है, ये हम पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाइव अली अब्बास जैदी साहब हमारे साथ हैं। अली अब्बास साहब, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। प्लीज़ ज़रा हमें डिटेल दीजिए कि व्हाट्स द बैकग्राउंड टू दिस प्रोजेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जियो पाकिस्तान कि आपने हमारी इस अचीवमेंट को रिकग्नाइज़ किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी 2010 से 2020 का टाइम बज़ातिर कौम हमारे लिए बहुत मुश्किल गुजरा है, क्योंकि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा थी कि इतनी सफोकेशन हुई थी, हम बहुत डिप्रेस थे। लेकिन अभी हालात थोड़े बेहतर हुए और इन्हीं हालात के बेहतर होने में पाकिस्तान का एक आम नौजवान और हम भी एक ऐसा क्रेडिबल मैसेंजर ढूंढ रहे थे कि जिसकी बुनियाद पे हम मुतबादिल बयानिया इंतहा पसंदी का पाकिस्तान में री इंट्रोड्यूस करा सकें। तो जब हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीचेस पढ़ी जो कि उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद 100 के करीब स्पीचेस उन्होंने दी हैं, वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो हमने कहा कि बजाय इसके कि हम किसी वेस्टर्न सिंबल को यहाँ पे रोमांटिसाइज करें, क्यों नहीं वो हमारे लिटरली आज के लीडरान और सियासतदानों की तकारीर से बहुत अहेड ऑफ देयर टाइम्स लगती हैं अगर आप सुनें। और ऑलमोस्ट आई एम सॉरी टू ऐड हियर कि कभी कभार विद व्हाट यू जस्ट सेड कि 2010 से 20 तक हमने क्या क्या होते देखा हुआ है, थोड़ी सी इरेलेवेंट भी लगना स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा, बट ऑफ कोर्स यू आर देयर टू चेंज थिंग्स। कैरी ऑन जी अली अब्बास, बताइए। जी, तो फिर इसमें हमने ये सोचा कि भाई पाकिस्तान में जब ऐसे मैसेंजर्स मौजूद हैं जो कि इतनी अमन की बात करते हैं, ह्यूमनिज़म की बात करते हैं, तो क्यों ना उन्हीं को हम प्रमोट करें और उनकी लोकल ट्रैक्शन भी मौजूद है। तो फिर हमने कायद आज़म की हमने पहले सोचा कि मूवी बना लें, लेकिन हमने कहा मूवी तो बनी हुई ऑलरेडी, क्या करें। तो वाओ फैक्टर के लिए यूथ में हमने कहा कि यार एक होलोग्राम बनाते हैं कि कायद आज़म एक रूह की तरह हमारे सामने आ जाएँ और हमें वही पैगामात दें जो उन्होंने उस वक्त 70-80 साल पहले दिए थे। और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। हमने तो ऐसा देखा कि लोग रोना शुरू हो जाते हैं ना, लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, कायद आज़म कैसे आ गए एकदम सामने। तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त इमोशनल एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस आवाम के लिए होता है। तो सारा आइडिया यहाँ से आया था कि हम कायद आज़म की फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग को री इन्वेंट करके रिक्रिएट करें होलोग्राम के थ्रू और पाकिस्तानियों को वो पैगाम दें जो शायद टेंशन तो आप उसी टाइम ग्रैब कर लेते हैं ना जब आपने ये होलोग्राम दिखा दिया। यू नो इट्स अ वेरी वैसे अच्छा, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूं इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने। मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसमें चाहें तो बड़े पॉजिटिव्स भी आप दिखा सकते हैं, नेगेटिव्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन यू यूज्ड इट इन अ वेरी गुड फॉर्म। टेल अस अबाउट दिस अवार्ड, मतलब कैसे एलिजिबिलिटी होती है, डिड दे यू नो कम अक्रॉस योर वर्क, यू अप्लाई, हाउ डज इट वर्क आउट? जी, इट्स एन इंटरनेशनल अवार्ड, इसमें अप्लाई किया जाता है। तो ये जो 2021 के अवार्ड थे, इसमें 70 से ज़्यादा ममालिक की तंजीमों ने अप्लाई किया और बहुत मेरिट बेस्ड होता है ये। इसमें पैनल ऑफ जजेस होते हैं जो सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसको रेट करते हैं। तो हम वाहिद पाकिस्तानी तंजीम है जो कि ये अवार्ड हिस्ट्री में जीती है और अपनी इनोवेशन की वजह से और अपने इम्पैक्ट की वजह से। तो ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव अवार्ड है। आई थिंक ना सिर्फ हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारी एक अपनी तंजीम इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करके ये टेक रिलेटेड सवाल मैंने आपसे करना है अली, क्योंकि ये होलोग्राम, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोड्यूस करना, वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट टफ, या सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे?
जी बहुत मुश्किल थी। देखें, पहला स्टेप तो ये था कि हम टेक्नोलॉजी कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करें, वो बड़ी महंगी पड़ती है। तो मैंने फिर स्टेप ये लिया, हमने पूरी टीम ने, हमने कहा कि नहीं, हम 6 से 8 महीना इसको लोकली लेट्स इंटीग्रेट इट लोकली, ताकि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े दुबई से, मलेशिया से या अमेरिका से। फिर हमने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन की, लोकल इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया कि यार इतनी कॉस्ट में 50-60 लाख रुपए में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक लो लेवल की तंजीम है, गरीब तंजीम है। तो फिर हमने इसको लोकली एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये 5-6 लाख रुपए में, जो 50-60 लाख की बात हो रही थी, हमने इतने कम पैसों में इसको लोकली बनाया। एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज यू कैन, वंस यू हैव द टेक्नोलॉजी, यू कैन अगेन एंड अगेन स्क्रीन इट एंड प्ले इट इन पब्लिक प्लेसेस। आप तो फिर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में पहुंचा सकते हैं। और व्हाट वाज द रिस्पांस लाइक? आप एज एन अचानक से एक पब्लिक प्लेस पे आके ये शुरू कर देते थे इवेंट, या फिर पहले से लोगों को बुलाते थे एंड पीपल वुड शो अप एंड कम कि भाई कायद-ए-आज़म की तकरीर है इस मकाम पे आज? जी नहीं, हम बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस में, बाज़ारों में ये करते हैं और बहुत सिंबॉलिक जगहों में किया। जैसे कि स्वात में, जिस इलाके में तालिबान ने टेक ओवर किया था 2008 में, ग्रासी ग्राउंड, हमने वहीं पे स्पीच की कि अब तालिबान चले गए, अब पाकिस्तान वापस आ गया, अब जिन्ना का पाकिस्तान वापस आ गया। और जिन्ना साहब आके आपको पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस किस्म का होना चाहिए। सिमिलरली कराची में कायद-ए-आज़म के अपने मज़ार पे 25 दिसंबर को, मीनार पाकिस्तान लाहौर में, फैसलाबाद में, और अभी हम इंशाल्लाह 10 मज़ीद शहरों में जाएंगे। हम पब्लिक प्लेसेस में शाम के जैसी मगरिब होती है, एकदम लोगों की अटेंशन गैदर करते हैं, थोड़ा सा मिली नगमा होता है, इस तरह की चीज़ होती है, और 10 मिनट बाद एकदम कायद-ए-आज़म सामने आ जाते हैं, तो पूरी आवाम जो है वो रुक जाती है। देयर इज़ अ कंप्लीट साइलेंस, देयर स्टैंड स्टिल, गाड़ियाँ रुक जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उसका ना बहुत इम्पैक्ट, इट्स अ वेरी ग्रिपिंग एक्सपीरियंस। अभी भी हम 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में F9 पार्क में इंशाल्लाह इसकी करेंगे। एवरीवन इज वेलकम टू अटेंड। रियल लाइफ टीवी पे तो हम जबरदस्त। अली अब्बास ज़ैदी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मुबारक आपको। दिस इज़ रियली समथिंग वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत सी नई चीज़ें हमारे पास हमारी नज़रों से गुजरती हैं, बट दिस इज़ डिफरेंट और ये इम्पैक्टफुल है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। इस्लामाबाद में 25 दिसंबर, जिस तरह इन्होंने बताया, यू कैन विटनेस इट ओवर देयर। अच्छा जी, बहुत सी हमें मैसेजेस आ रहे हैं और बड़ी परेशानी है कि पेट्रोल का क्या हो रहा है जी, खुल रहा है, बंद है, क्योंकि कहा तो यही हुआ है कि आज से बंद है, और हमने आपको लाहौर और कराची का पर्सपेक्टिव दिया। लेट्स टेक यू टू इस्लामाबाद। अलैना वकार हमारा इंतज़ार कर रही है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट। अलैना, बताइएगा व्हाट्स गोइंग ऑन उधर? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के I8 सेक्टर में, और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप है वो इस वक्त बंद है। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे शहरी ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन इसको बंद देकर वापस लौट रहे हैं। पेट्रोल मालिकान की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, कल तक इन्होंने टाइम दिया था, और आज सुबह से तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। इस्लामाबाद में बेशतर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जो खुले भी हैं, और जो पेट्रोल पंप्स इस वक्त खुले हैं वहाँ पर बेइंतहा रश है, और जो बंद है वहाँ पर शहरी जो है आ रहे हैं और मायूसी से लौट रहे हैं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से यही कहना है कि जब तक हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, ये जो अपनी हड़ताल है ये ख़त्म नहीं करेंगे। इनके मुतालबात ये हैं कि जो इनका डीलर मार्जिन है वो 6% तक किया जाए। जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती है ये अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। और इस वक्त की सूरत हाल यही है कि बेशतर पेट्रोल पंप जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बंद हैं। जी, सेम सिचुएशन, यानी ज़्यादातर बंद हैं और जो खुले हैं उन पे रश। सो इट्स द सेम स्टोरी एवरीवेयर। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास बस थोड़ा सा ही टाइम है, लेकिन हम जाते जाते एक अपील है जो हमारी नहीं है, मोहम्मद अली की है। और मोहम्मद अली और इस जैसे बहुत से ख़ानदान, इनफैक्ट 44 ख़ानदान जिनकी ज़िंदगी मुश्किल में है, और जिनके घर से जो बेघर हो गए हैं, और जो छत होती है जो बड़ी अहम होती है किसी भी ख़ानदान के लिए, किसी भी शख्स के लिए, जिसमें वो अपने अहल खाना, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चों को रखता है। अब इन ख़ानदानों के सर पे वो छत नहीं है। ज़िम्मेदार कौन कौन हैं उनको भी वाकई आंसरेबल होना चाहिए सारी सूरत हाल के लिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी शुड बी टू कॉम्पनसेट दीज फैमिलीज़। एक्चुअली मोहम्मद अली और इस जैसे दीगर लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। इमेजिन, अपने आप को ज़रा इस सिचुएशन में डालें और सोचें कि ये क़यामत है, ये बिल्कुल, कि आपका घर ही इस तरह और आपकी कोई इसमें गलती हो ना। अच्छा जी, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव टुडे, और हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे।